धमाके की एक ऐसी कड़ी है जिसके तार एक नहीं बल्कि कई लोगों से जुड़े हैं। जांच एजेंसियों की जांच से तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर शाहीन उत्तर प्रदेश को बारूद के ढेर पर बिठाना चाहती थी और वहां से आतंकियों को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजकर तांडव करना चाहती थी। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए विदेश से फंडिंग आ रही थी। डॉक्टर शाहीन बार बार पासपोर्ट अपडेट करवा कर विदेश जा रही थी, 7 बैंक खाते भी खुलवा रही थी। यानी शातिर शाहीन के दिमाग में कई शैतानी प्लान थे। देखिए रिपोर्ट। शातिर शाहीन के 7 बैंक अकाउंट, पाकिस्तान का 3 बार दौरा, पासपोर्ट में किया फर्जीवाड़ा। दिल्ली धमाके की साजिश रचने की आरोपी डॉक्टर शाहीन के शैतानी दिमाग ने एक नहीं बल्कि कई साजिशें रची। इतनी खिचड़ी पकाई कि दिमाग छन्ना उठे। जांच एजेंसियों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे पता चला कि आतंकियों के बीच मैडम सर्जन के नाम से मशहूर डॉक्टर शाहीन कितनी शातिर थी। उसके खुराफाती दिमाग ने कई षड्यंत्र रचे थे। वो कम बोलती थी लेकिन इतना ज्यादा सोचती थी कि बड़े बड़े आतंकी फेल हो जाएं। दिल्ली धमाके की जांच के दौरान ये बात पक्की होती चली गई। सूत्रों के मुताबिक पता चला कि डॉक्टर शाहीन के पास 1, 2 नहीं 7 बैंक अकाउंट थे। इनमें 3 कानपुर में और 2 लखनऊ में थे। सूत्रों ने बताया कि इन बैंक खातों से करीब 1.5 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। ऐसे में जांच एजेंसियों के रडार पर शाहीन से जुड़े वो लोग हैं जिनसे पैसों का लेन देन हुआ है। यूपी एटीएस ने ऐसे 24 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है और कुछ लोग तो अभी भी हिरासत में हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को शाहीन के हवाला कनेक्शन के बारे में भी पता चला है, क्योंकि हवाला के जरिए जैश ए मोहम्मद ने शाहीन को करीब 20 लाख रुपए भेजे थे, जिसका इस्तेमाल यूपी के हापुड़ और सहारनपुर जैसे शहरों में आतंकी सेंटर और सेफ हाउस खोलने में होना था। लेकिन शाहीन के पकड़े जाने के बाद जैसे मोहम्मद के मंसूबों पर पानी फिर गया और यूपी में मैडम सर्जन और जैश के आकाओं की खतरनाक प्लानिंग फेल हो गई। जबकि पूरा प्लान तो यूपी के कई जिलों में बारूद का ऐसा ढेर खड़ा करने का था जिसमें चिंगारी लगते ही धमाका हो जाता। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक मार्च 2022 में डॉक्टर शाहीन तुर्की गई थी। वहां उसने अपने आतंकी आकाओं से मुलाकात की थी। इसके अलावा वो 3 बार पाकिस्तान और थाईलैंड भी गई। इसके लिए डॉक्टर शाहीन लगातार अपना पासपोर्ट अपडेट करवा रही थी। पहले उसने कानपुर का पता लिखवाया था, फिर लखनऊ का पता दर्ज करवाया और आखिर में फरीदाबाद का पता लिखवाया। इसके अलावा उसने अपने अभिभावक का नाम भी बार बार बदला। पहले पिता का नाम लिखा, फिर पति का नाम लिखा और फिर अपने भाई का। यानी शाहीन ने ऐसी भूल भुलैया बनाने की कोशिश की थी कि जांच एजेंसियां गोल गोल घूमती रह जाएं। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कोई ना कोई सुराग तो छोड़ ही देता है। शाहीन ने भी वही किया। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन के पासपोर्ट पर जो आखिरी एड्रेस अपडेट हुआ है वो उसके भाई डॉक्टर परवेज के लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का पता है। इसलिए लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी भी जांच के घेरे में आ गई। यानी डॉक्टर शाहीन की लाख कोशिशों के बावजूद उसका कच्चा चिट्ठा खुल गया और जैसे जैसे सच सामने आया उसे जानने वालों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक शाहीन के बर्ताव से कभी अंदाजा नहीं लगा कि वो इतनी शैतानी सोच वाली होगी, क्योंकि डॉक्टर शाहीन ज्यादा नहीं बोलती थी। कानपुर में नौकरी के दौरान तो उसने छुट्टी ही नहीं ली थी और लगातार काम किया था। लेकिन किसे पता था कि शाहीन की असलियत कुछ और है। उस पर लगे आरोपों को सुनकर तो ऐसा लगा कि डॉक्टर शाहीन का हर काम उसकी डेंजरस प्लानिंग का हिस्सा था। और इस बीच देश में एक और व्हाइट कॉलर आतंकियों के नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। पुणे में महाराष्ट्र एटीएस की बड़ी कार्रवाई में अलकायदा से कनेक्शन का आरोपी जुबैर गिरफ्तार हुआ था। जुबैर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन उसके दिमाग में जिहाद भरा हुआ था। जानकारी के मुताबिक जुबैर पूरे देश को इस्लामिक मुल्क बनाने की कोशिश में लगा था और वो बम बनाने में एक्सपर्ट है और लोन वुल्फ अटैक की तैयारी कर रहा था। देखिए रिपोर्ट। अल
अल कायदा आतंकी जुबैर हंगरगेकर का कच्चा चिट्ठा। देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का खौफनाक प्लान। देश में जगह जगह लोन वुल्फ अटैक का ब्लूप्रिंट। 15 साल का आईटी एक्सपीरियंस, लेकिन दिमाग में कट्टरता। ये शख्स है पुणे से गिरफ्तार अल कायदा से कनेक्शन का आरोपी जुबैर हंगरगेकर। इस आरोपी की सोच और इसके प्लान का जब पर्दाफाश हुआ तो कई हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। महाराष्ट्र एटीएस के हाथ लगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर के कबूलनामे के मुताबिक उन लोगों का प्लान पूरे भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने का था। देखने में आम आईटी प्रोफेशनल जुबैर, लेकिन दिमाग में खतरनाक बम बनाने में माहिर है। जानकारी ये भी सामने आई है कि जुबैर हंगरगेकर लोन वुल्फ अटैक का प्लान तैयार कर चुका था। दिल्ली ब्लास्ट में व्हाइट कॉलर मुस्लिम टेररिस्ट के खुलासे के बाद एक बार फिर से व्हाइट कॉलर टेररिस्ट का खुलासा हुआ है। लगभग 15 साल से ज्यादा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने के बाद जुबैर हंगरगेकर काफी ज्यादा खतरनाक आतंकी बनकर सामने आया है। जुबैर हंगरगेकर शरीयत को मानता था और लोकतंत्र के खिलाफ था। इतना ही नहीं, वो अपने परिवार में भी शरीयत को पालन करने के लिए अपने परिवार वालों पर काफी ज्यादा सख्ती बरतता था। साथ ही साथ वो कभी भी लोकतंत्र में हिस्सा नहीं लेता था और दूसरे लोगों को भी लोकतंत्र में हिस्सा ना लेने के लिए कई लोगों को उसने रेडिकलाइज किया है। साल 2015 का वक्त था जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर ने आतंकी सोच अपनाई थी। वो पुणे और हैदराबाद में आतंकी नेटवर्क के संपर्क में आया और जुबैर ने आतंकवादी उपदेशकों की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। उसके लैपटॉप और मोबाइल से अल कायदा की पत्रिकाएं बरामद हुई। इन पत्रिकाओं में जिहाद और शहादत का महिमा मंडन करने वाला साहित्य था। आतंकी साहित्य में जिहाद करने के तरीके, आईईडी बनाने के ट्रेनिंग मैनुअल शामिल थे। अल कायदा के आतंकी जुबैर ने टेलीग्राम के कई गुप्त चैट भी बनाए थे जिसमें वो गजवाए हिंद, खिलाफत और शरीयत के मामले में चर्चा करता था। यही नहीं, जुबैर ने पुणे, सोलापुर और थाने में गुप्त तरीके से दर्श भी चलाए थे जिसमें वो लोगों को जिहादी सोच के लिए उकसाता था। 9 अक्टूबर को महाराष्ट्र एटीएस ने 18 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 18 लोगों के यहाँ रेड पड़ी थी, जिसमें कई कट्टरपंथी और अल कायदा से जुड़े जिहादी साहित्य और डेटा मिले थे। इसी के बाद 27 अक्टूबर को सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर की पुणे से गिरफ्तारी हुई थी। एटीएस की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया कि जुबैर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बल्कि खतरनाक जिहादी मॉड्यूल का हिस्सा था। और चलिए दिल्ली ब्लास्ट पर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। लाल किला ब्लास्ट में शू बॉम्बर होने का शक सामने आया है। उमर मोहम्मद की कार से टीएटीपी के सबूत मिले हैं। ड्राइविंग सीट के नीचे जूते मिले और उसमें मेटल सब्सटेंस भी पाया गया है। कार से टीएटीपी यानी कि अमोनिया नाइट्रेट भी बरामद हुआ है। जैश ने बड़े धमाके के लिए टीएटीपी जमा कर रखा था। तो यानी कि आप देखिए कि अमोनिया नाइट्रेट ही वो मेन एलिमेंट है जिससे ये धमाका करने की सोच रहे थे। कार के नीचे सीट के नीचे शू मिला है और वहां से टीएटीपी भी मिला है यानी कि अमोनिया नाइट्रेट जिसको वो जमा कर रहे थे। तो बड़ा अपडेट एक सामने आया है 10 नवंबर को जो दिल्ली में लाल किले के पास जो इतना बड़ा तेज धमाका हुआ। तो शू बॉम्बर कैसे काम करता है ये भी देखिए। टीएटीपी जैसे हाई एक्सप्लोजिव बॉम्ब होते हैं, जूते की सोल या हील के अंदर इसको छिपाया जा सकता है। दिखने में बिल्कुल साधारण जैसे जूता ये लगता है, वहीं ये सबसे छोटा और सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है। डोनेटर की बात कर रहे हैं हम। जूते की लेस के पास इसको छिपाया जाता है और साथ ही छोटी बैटरी या फ्यूज जैसी चीज़ें होती हैं इसमें। विस्फोटक कैसे होता है ये? टीएटीपी जैसे हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल होता है, जूते की सोल या हील के अंदर छिपाया जाता है। जैसा हमने आपको बताया, दिखने में बिल्कुल साधारण जूते जैसा लगेगा, बिल्कुल भी आपको शक नहीं होगा, लेकिन जब ये धमाका होगा तो उसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी, जैसा कि दिल्ली ब्लास्ट में हुआ भी। तो ड्राइविंग सीट के नीचे जो जूते मिले हैं उसमें
मेटल सब्सटेंस मिला है। जब उसको चेक किया गया तो उसमें TATP मिला है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे शू बॉम्बर काम करता है। जो ड्राइविंग सीट के नीचे जो शू यानी कि जूता मिला है वो आखिर कैसे काम करता है, जिसमें मेटल सब्सटेंस पाया गया है। सबसे पहला विस्फोटक यानी कि TATP जैसे हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल होता है। जूते की सोल या हील के अंदर इसको छिपाया जाता है। दिखने में ये बिल्कुल आपको साधारण जूते जैसा लगेगा, कहीं भी कोई भी एबनॉर्मल चीज नहीं लगेगी जूते को देखकर। दूसरा डोनेटर होता है। ये सबसे छोटा और सबसे जरूरी हिस्सा होता है। जूते की लेस यानी कि जूते के जो फीते होते हैं उसके पास भी ये छुपाया जाता है। आप सोचिए कि उसका साइज कितना छोटा होगा। छोटी बैटरी या फ्यूज जैसी चीजें इसमें होती हैं। फिर ट्रिगर मैगजीन की हम बात करते हैं, मैकेनिज्म की, यानी कि दो केमिकल को मिलते ही आग का तेज हिस्सा यहां पर ब्लास्ट होता है। तो वहीं दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि शाहीन, उसका भाई परवेज और बाकी आरोपी वुल्फ आर यानी कि देर रात के समय ही एक्टिव होते थे। इन्हीं घंटों में आरोपी आपस में बातचीत करते थे और अपनी आतंकी गतिविधियों की प्लानिंग करते थे। चैट बॉक्स मैसेज से लेकर कॉल रिकॉर्ड तक रात 11 बजे से 2 बजे के बीच की सारी डिटेल एजेंसियों के हाथ लगी है। हाउल कोड से बातचीत की शुरुआत हमेशा शाहीन करती थी। शाहीन के बने वुल्फ पैक ग्रुप में परवेज, आरिफ समेत कई नंबर जुड़े थे। छापेमारी में परवेज के घर से चापड़ भी मिला है। और चलिए